तो आज हम पढ़ेंगे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक लिखे हुए हैं। टॉपिक कवर कौन से करने हैं? पहला है अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कौन से हुए वो पढ़ना है। फिर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ना है और फिर टेंट्स इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसके टेंट्स माने होते हैं गुण पढ़ेंगे। ठीक है। तो चैप्टर का मैप ये है कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम डबे-राइनर के ट्रेट्स पढ़ेंगे, फिर न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे, तो न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम और डबे-राइनर के त्रिक का नियम पढ़ेंगे। उसके अंदर फिर हम दोनों के अचीवमेंट्स पढ़ेंगे, यानी उपलब्धियाँ, और लिमिटेशन माने होती कमियाँ, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पे। मेंडलीव का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर हम मेंडलीव की पेरियोडिक लॉ पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना जो वर्गीकरण किया था वो उसका आधार क्या था। फिर हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल की कैसी थी, उनकी अचीवमेंट माने उपलब्धियाँ कैसी थी, लिमिटेशन माने सीमाएं कमियाँ क्या थी। उसके बाद मॉडर्न पेरियोडिक लॉ पे आ जाएंगे और उसके बाद मॉडर्न पेरियोडिक टेबल सीखेंगे। ठीक है। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ में भी फिर हमें अचीवमेंट्स पढ़नी है, फिर लिमिटेशन पढ़नी है, उपलब्धियाँ और कमियाँ। फिर उसके बाद मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में हमें उसके गुण पढ़ने हैं, जैसे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक साइज कैसे है, मेटेलिक करेक्टर क्या है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, ट्रेंड्स ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोने का गुण क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का गुण क्या है, एसिडिक करेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के अम्लीय गुण क्या हैं, और बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के क्षारीय गुण क्या हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब जो तत्वों को जो वर्गीकरण किया गया था उसके प्रारंभिक प्रयास कैसे कैसे हुए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्लियर अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में कहता है 1808 में, यानी 1808 में जो डोल्टन थे, तो डोल्टन ने पब्लिश किया था ए टेबल ऑफ रिएक्टिव एटॉमिक वेट, जो कि अपने 9th में पढ़ा था, नाउ कॉल्ड, उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। तो उन्होंने परमाणुओं के भार के बारे में एक टेबल बनाई थी, विच फॉर्म द इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एट द टाइम, जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण माना गया। एंड द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, और पहले के वर्गीकरण में जो एलिमेंट को बांटा गया वो मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया, यानी धातु और अधातुओं को पहले बांटा गया था। डोल्टन ने एटॉमिक मास निकाल के दिखाया था C12, कार्बन 12 आइसोटोप्स के सहारे से। कार्बन 12 समस्थानिक के मदद से जॉन डोल्टन ने परमाणुओं का द्रव्यमान भार निकालना सिखाया था। तो उसके बाद आए डबे-राइनर। अब हम पढ़ेंगे डबे-राइनर का लॉ ऑफ ट्रेट्स, त्रिक का नियम। इन्होंने क्या दिया, तो लिखा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ 3 such that the atomic mass of middle element is the average of the mass of the first and third element, they were found to resemble each other। तो उन्होंने बताया कि अगर हम 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में लिखते जाएं, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखते जाएं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लिखते जाएं, तो पहले और आखिरी वाले का जो एवरेज होगा वो मिडल वाले एलिमेंट के मास के, एटॉमिक मास के सेम होगा। तो उन्होंने ये बताया, जैसे यहाँ लिखा है लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर हम लिथियम और पोटेशियम का अगर हम एवरेज निकालें, इन दोनों को 7 और 39 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें यहाँ पे 23 मिलता है, जो कि लगभग बीच वाले के समान आ रहा है। ऐसी कैल्शियम और बेरिलियम को अगर हम जोड़ के आधा करें तो बीच वाले SR के सेम आ रहा है। ठीक है। ऐसी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर हम क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज निकालें तो ब्रोमीन के लगभग बराबर आ रहा है। ठीक है, लगभग बराबर आ रहा है, बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। या 79.9 है, 81.2 है, तो लगभग समान है। तो केवल वो 3 त्रिक ढूंढ पाए। पूरा नाम था
जोहानन वुल्फगांग डोबेराइनर। तो लिमिटेशन मैंने उनकी कमियां पढ़नी है, तो उनकी कमियां क्या क्या कमियां थी, तो कमियों में लिखा है कि ही कुड नॉट क्लासीफाई द ऑल एलिमेंट डिस्कवर्ड एट द टाइम। उनके समय में जितने तत्वों की खोज हुई थी उनमें से वो सबको वर्गीकृत नहीं कर पाए। दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। उनके त्रिक का जो ये नियम था वो ज़्यादा उपयोगी नहीं रहा क्योंकि सभी तत्वों पे लागू नहीं हुआ। उनके समय में 33 तत्व ज्ञात थे, तो 33 में से वो केवल 3 त्रिक ज्ञात कर सके, ये इनकी कमियां रही। ठीक है। ओनली 3 सेट ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग द ट्रेड्स वाज फाउंड। केवल 3 एलिमेंट के सेट का ही गुण वो ढूंढ पाए, तो ये उनकी कमियां थी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम। इन्होंने बताया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एवरी 8 एलिमेंट रिजिम्बल विद द फर्स्ट, तो हर 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी सिमिलर। जैसे कि अब हम लिथियम और सोडियम में पाएँ तो लिथियम मान लो 1 हो गया, फिर ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला वाला लिथियम और 8वां वाला सोडियम, इनके गुणधर्म समान है। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी रिजिम्बल इच अदर, ये भी एक जैसे हैं। तो बेरिलियम को भी अगर देखा जाए तो बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम यानी पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणधर्म समान है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम, कि इसमें बताया गया कि पहला वाला तत्व 8वें वाले तत्व के समान है, गुणधर्म में समान है। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के 7 सुर से की थी। तो संगीत के 7 सुर ये रे, सा रे ग म प ध नी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको पश्चिमी देशों में, वेस्ट कंट्री में, डो रे मी फा सो ला टी। तो ये उनके न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव का ये टेबल दिया हुआ है। उन्होंने ये जो टेबल बनाया था, बनाते समय उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया था और सबसे आखिरी तत्व थोरियम पे ख़त्म किया था। तो इसमें थोरियम पता नहीं कहाँ लिखा है। उनके समय में 56 तत्वों का मतलब पता चला था। तो उनकी ना कुछ कमियां पड़ेंगी, लिमिटेशन। तो पहली कमी ये है कि उनका नियम केवल हल्के तत्वों, लाइट एलिमेंट तक ही लागू हुआ, जैसे कैल्शियम तक। कैल्शियम तक के सारे गुणधर्म समान थे, लेकिन कैल्शियम के आगे के गुणधर्म समान नहीं थे। ये पहली कमी हो गई। दूसरी कमी हो गई कि उन्होंने एक खाने में 2-2 तत्वों को रख दिया। ये वो जैसे कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल को वो भी अलग कॉलम में रख दिया। इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस कॉलम में रख दिया, बल्कि इसके गुणधर्म आयरन से मिलते हैं, तो इसके साथ ना होकर उन्होंने इसको गलत कॉलम में रख दिया। तो ये जैसे यहाँ पे भी 2 रख दिया, ठीक है। तो ये इनकी कमी हो गई। और उन्होंने एक कमी और कर दी कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भविष्य में केवल 56 तत्व ही प्रकृति में विद्यमान रहेंगे, लेकिन आज हम जानते हैं कि अब तक 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। लिमिटेशंस में यानी कमियां लिखा हुआ है कि इट वाज फाउंड दैट, ऐसा पाया गया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कि न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू रहा। इट वर्कड वेल ओनली विद लाइटर एलिमेंट, यानी उनका काम केवल हल्के तत्व तक लागू रहा जहाँ कैल्शियम तक माना गया। इट वाज एज्यूम बाय न्यूलैंड्स दैट, और न्यूलैंड्स ने यह भी कल्पना कर ली थी कि दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान रहेंगे। बट मैनी एलिमेंट वर डिस्कवर्ड लेटर, लेकिन बाद में कई सारे तत्वों की खोज हुई। एंड होज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, और जिनके गुणधर्म अष्टक के नियम में फिट नहीं हुए। अगला, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन ए सेम स्लॉट, उन्होंने एक ही स्थान पे 2-2 तत्वों को रख दिया। बट आल्सो पुट सम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर सेम प्लेस, और उन्होंने अलग अलग गुणधर्म वालों को एक स्थान पर रख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, कोबाल्ट एंड निकेल आर इन द सेम स्लॉट विद हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्थान पर रख दिया, जैसे हाइड्रोजन को उस कॉलम के साथ रखा गया जहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखा है। दिस डू नॉट रिजेंबल विद हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयरन रिजेंबल विद कोबाल्ट एंड निकेल बट इज प्लेस फार अवे।
तो इनका कहना है कि कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म क्लोरीन ब्रोमीन के साथ नहीं मिलते, इनके गुणधर्म तो आयरन के साथ मिलते हैं, तो उसके साथ रखने की बजाय उसे दूर रख दिया, तो ये इनकी कमियां हो गई। तो 3 कमियां लिखी हुई है कि उनका नियम केवल हल्के तत्व कैल्शियम तक लागू रहा, और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि 56 तत्व रहेंगे प्रकृति में, लेकिन वो भी गलत हो गया, अब 118 है। और उन्होंने एक ही खाने में 2-2 तत्वों को अलग अलग रख दिया, वो भी असमान गुणधर्मों के साथ। इसके बाद हमें पढ़ना है मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। तो हम अगले वीडियो में मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ भी पढ़ते हैं, ठीक है।